हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक क्वेश्चन पेपर जिसका नाम है DT08 दक्षिणा टेस्ट नंबर 8 12th नीट। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ DT8, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ ADH कोजेस। जो ADH है वो क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और उसकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? उसकी डेफिशिएंसी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन का ओवरफ्लो होता है, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिन डिस्चार्ज होता है ड्यू टू द लैक ऑफ ADH हार्मोन। क्योंकि ADH क्या करता है? बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने का काम करता है। इज दैट क्लियर? जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है DCT, जो कि पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, वहां पे वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो डाईयूरेसिस कंडीशन को रोकने का काम करता है, प्रिवेंट द एक्सिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। और अगर ADH की कमी होगी तो बॉडी से एक्सिस लॉस ऑफ वाटर होगा, एंड दैट डिसऑर्डर यू कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में राइट फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। चूज द हार्मोन एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। आपको हार्मोन चूज करना है जो कि एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के जो मेजर फंक्शंस है, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके लेवल को कंट्रोल करता है, उसके लेवल को ब्लड में डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज ग्लूकोज के लेवल को या ब्लड शुगर के लेवल को डिक्रीज करने का रोल कौन प्ले करता है? इंसुलिन हार्मोन। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है, और इसका एंटागोनिस्ट माना जाता है मेनली ग्लूकेगोन। तो ग्लूकेगोन जो है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन राइट डिक्रीज करता है। तो इंसुलिन का एंटागोनिस्ट ग्लूकेगोन हुआ। इसके अलावा इंसुलिन का एंटागोनिस्ट कोर्टिसोल हार्मोन भी होता है। कोर्टिसोल हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी ब्लड शुगर लेवल को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। तो कोर्टिसोल और ग्लूकेगन ये दोनों के दोनों एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि बहुत 1 और 2 ग्लूकेगोन एंड कोर्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी दैट प्रमोट्स प्रोटीन फॉर्मेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। देखिए प्रोटीन फॉर्मेशन, बॉडी में अगर प्रोटीन फॉर्मेशन बढ़ रही है, राइट, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये तीनों कैरेक्टर प्रोटीन फॉर्मेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन, दीज ऑल 3 कैरेक्टर्स राइट आर रिलेटेड टू द ग्रोथ। तो ये ग्रोथ रिलेटेड कैरेक्टर है, एंड यहाँ पे इन कैरेक्टर्स को प्रमोट करता है ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को, सेल के मल्टीप्लिकेशन को एंड सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ग्रोथ को प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन सा हुआ? ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज नो सेक्सुअल इंपोर्टेंस। इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी कोई सेक्सुअल इंपोर्टेंस नहीं है? तो पहला देखिए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का सेक्सुअल इंपोर्टेंस है, राइट। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासकर मेमरी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस को प्रमोट करने का काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसका सेक्सुअल इंपोर्टेंस है। वहीं एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेकंड ऑप्शन दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का गोनैड्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, राइट। किसी भी सेक्स ऑर्गन के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इट मींस एंटी डायूरेटिक हार्मोन विल बी राइट आंसर। बाकी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, राइट, HCG प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी सेक्स रिलेटेड है। इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, ये स्टिमुलेट करता है लिडिक सेल्स को या इंटरस्टिशियल सेल्स को फॉर द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन यानी कि ये तीनों हार्मोन सेक्स रिलेटेड है एक्सेप्ट ADH। तो ADH इज नॉट सेक्स रिलेटेड हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द जेजी सेल्स ऑफ किडनी आर इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन। तो जेजी सेल्स है यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है किडनी के अंदर, कौन से हार्मोन के सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती है? बेटा जेजी सेल्स जो होती है वो रेनिन हार्मोन निकालती है, जो कि एंजियोस्टेंसिनोजन को एंजियोस्टेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, राइट। बट दैट प्ले ए वेरी ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन रास मैकेनिज्म, यानी कि GFR रेट को बढ़ाने का काम करता है वो। इसके अलावा जेजी सेल से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी निकलता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का काम क्या है? इट प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ RBCs। इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करने का काम करता है इरिथ्रोपोइटिन। तो जेजी सेल से मेनली रेनिन हार्मोन निकलता है, इसके अलावा इरिथ्रोपोइटिन भी निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थाइमस इन मैमल्स is mainly concerned with thymus in mammals। मैमल्स में थाइमस किससे कंसर्न करता है? देखिए थाइमस की अगर मैं बात करूं तो थाइमस एक ग्लैंड है,
राइट। और साथ के साथ ये एक लिम्फोइड ऑर्गन भी है। और यहाँ पे एक थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, वो थाइमोसिन हार्मोन जो है टी सेल्स के मैच्योरेशन को प्रमोट करता है। इज दैट क्लियर? टी सेल्स क्या है? टी सेल्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो थाइमस को आप थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये टी सेल्स के मैच्योरेशन में हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? टी सेल्स के मैच्योरेशन को प्रमोट करता है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैमल्स में। तो यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मस्कुलर टिटैनी कैन बी कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। जो मस्कुलर टिटैनी है वो कोज ऑफ बाय डिफिशियंसी ऑफ, मस्कुलर टिटैनी की वजह से कौन सी, किसकी वजह से मस्कुलर टिटैनी की डिफिशियंसी होती है? तो मस्कुलर टिटैनी की जो डेफिशिएंसी होती है वो होती है पैराथॉर्मोन की वजह से। इज दैट क्लियर? यानी कि जिसको आप पीटीएच बोलते हो। पैराथॉर्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल नहीं बढ़ेगा, इज दैट क्लियर? कैल्शियम क्या है? डिपोलाइजेशन ऑफ मसल्स में हेल्प करता है। इसके अलावा कैल्शियम जो है एक रोल प्ले और करता है, रिपोलाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। तो वहां पे अगर रिपोलाइजेशन नहीं हो पाएगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में रहेगा। तो मसल्स को रिलैक्स करने में कैल्शियम प्ले ए वेरी ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट रोल। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई बट देयर इज नो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, एंड देन इन दैट केस मसल्स विल नॉट गेट रिलैक्स. If muscles will not get relaxed, in that case that will be muscular spasm, that results to be muscular spasm or continuous muscular contraction. और ये जो है ब्लड में कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और ब्लड में कैल्शियम की कमी कौन से हार्मोन की कमी की वजह से होगी? पैराथॉर्मोन की कमी की वजह से होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द हार्मोन दैट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म गिव एबिलिटी टू कॉप विद स्ट्रेस एंड इज ऑल्सो इम्यूनोसप्रेसिव इन नेचर। देखिए, हार्मोन जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, इसके अलावा वो जो है इम्यूनोसप्रेसिव भी है। इम्यूनोसप्रेसिव और ये सारे रोल एक ही हार्मोन के, जिसको आप बोलते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट, इम्यून रिएक्शंस को रोकने के लिए, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कोर्टिसोल हार्मोन यहाँ पे विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैच करना है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन देखिए ए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है? एक्टिवेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस। तो ऑक्सीटोसिन को 4 से मैच कीजिए। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेशन बाय मेमोरी ग्लैंड। बी को 3rd से मैच कीजिए। मेलेटोनिन का रोल है ट्रिप्टोफन डेरिवेटिव एंड मेंटेन्स द बायोलॉजिकल क्लॉक। मेलेटोनिन ट्रिप्टोफन डेरिवेटिव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। तो सी को 1st से मैच कीजिए। इंसुलिन को मैच कीजिए, प्रमोशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इन लीवर। लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होगी तभी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज होगा। तो इंसुलिन को आप 2nd से मैच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, सॉरी 2nd ऑप्शन विल बी राइट आंसर, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडीएच। ये चारों स्टेटमेंट पढ़िए पहले तो आप। पहला स्टेटमेंट है व्हेन द अमाउंट ऑफ एडीएच डिक्रीजेज इन ब्लड मिक्टोरेशन इंक्रीजेज। बिल्कुल सही है। अगर एडीएच की कमी होगी तो यूरिन फ्लो ज़्यादा होगा, और यूरिन फ्लो के लिए आप टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं मिक्टोरेशन, तो मिक्टोरेशन बढ़ेगा, ये सही है। सेकंड, अल्कोहल प्रमोट सिक्रीशन ऑफ एडीएच। बिल्कुल गलत है। अल्कोहल जो है एडीएच के सिक्रीशन को डिक्लाइन करता है, डिक्रीज करता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। बाकी 3rd स्टेटमेंट और 4th स्टेटमेंट आप पढ़िएगा, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एडीएच के फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टीरॉयड हार्मोन्स ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन बाय। जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो अपनी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट करता है? तो उसका 3rd ऑप्शन सही आएगा। देखो 3rd ऑप्शन पढ़िए, बाकी ऑप्शन गलत दिए हैं। एंटरिंग इनटू द सेल्स, स्टीरॉयड हार्मोन जैसे कि ये लिपिड इन नेचर है, राइट। तो ये क्या है, सेल के अंदर एंटर करता है एंड इंटरेक्टिंग विद न्यूक्लियर जीनोम, और न्यूक्लियर जीनोम के साथ एनसीईआरटी का जो लास्ट डायग्राम है, राइट, हार्मोन एक्शन वाला जो टॉपिक है एनसीईआरटी में, राइट, और उसमें जो लास्ट डायग्राम है उसको आप अच्छे से देखिएगा। उसमें दिया हुआ है कि जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है, स्टेरॉयड हार्मोन है, इज दैट क्लियर? वो सीधा का सीधा क्या कहाँ एंटर करता है? वो सेल के अंदर एंटर करता है और न्यूक्लियर जीनोम के साथ इंटरेक्ट करके, राइट, न्यूक्लियर जीनोम के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 11 का 3rd ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द हाइपोसिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स लीड्स टू लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू यूरिन एंड लो ब्लड प्रेशर। कौन से हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से बॉडी से सोडियम एंड वाटर का लॉस होगा? इज दैट क्लियर? और उसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर होगा। तो आंसर आएगा एल्डोस्टेरोन।
एल्डोस्टेरोन को आप सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, और ये क्या काम करता है, बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड को बढ़ाता है, वाटर के लेवल को बढ़ाता है, सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये आएगा हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एल्डोस्टेरोन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। 13 में क्या दिया है, द फंक्शन ऑफ पीनियल बॉडी इज टू इन्फ्लुएंस। फंक्शनल ऑफ पीनियल बॉडी किसको इन्फ्लुएंस करती है? पहला ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल सही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में मेलेटोनिन जो है रोल प्ले करता है, और मेलेटोनिन निकलता है पीनियल ग्लैंड से। मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है, पिगमेंटेशन में भी ये हेल्प करता है। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ। कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में लो हो जाएगा तो किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा? वो सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा पैराथायराइड हार्मोन के, यानी कि पीटीएच के सिक्रीशन को प्रमोट करने का काम करता है। इज दैट क्लियर? लो लेवल ऑफ कैल्शियम, इज दैट क्लियर? जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा ब्लड में, और जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल फिर से मेंटेन होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम टारगेट ऑर्गन फॉर हार्मोन एक्शन द टारगेट ऑर्गन विल। अगर रिसेप्टर मॉलिक्यूल को टारगेट ऑर्गन से रिमूव कर दिया जाए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हार्मोन एक्शन के लिए द टारगेट ऑर्गन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन। इसमें फोर्थ ऑप्शन आएगा, अगर रिसेप्टर ही रिमूव कर दिया गया तो हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, और अगर हार्मोन एक्ट नहीं करेगा तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। जो रिसेप्टर साइट्स है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, वो कहाँ होती है? वो होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से राइट रिलीज होते हैं एसिटाइलकोलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ द आईबॉल। देखिए, कॉर्निया में खाली प्रोटीन नहीं होते हैं, कॉर्निया में एपिथेलियल टिश्यूज भी होते हैं, 5 डिफरेंट लेयर्स होती है, राइट? तो दिस विल बी नॉट मोस्ट एप्रोप्रिएट। इज दैट क्लियर? सेकंड देखिए, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ। देखिए, कॉर्निया अपने आप को खुद से रिपेयर कर सकती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर वहाँ पे माइनर प्रॉब्लम है, कोई माइनर इंजरी है, तो वो खुद से रिप्लेस कर सकती है। अगर लेकिन इंजरी अगर डेप्थ में है, वो खुद से उसको रिपेयर नहीं करती है, उसके रिपेयरिंग में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी कॉर्निया डैमेज होने की वजह से राइट हमारे आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इज दैट क्लियर? तो वो पूरी तरीके से अपने आप को रिपेयर कर सके, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, कॉर्निया इज कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। बिल्कुल गलत, बिल्कुल रॉन्ग। कॉर्निया वेस्कुलराइज्ड नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉर्निया वेस्कुलराइज्ड नहीं होती है, उसमें ब्लड का कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। इज दैट क्लियर? वो एक डिफिकल्ट टास्क नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलराइज्ड कनेक्शन नहीं है, यानी कि ब्लड वेसल्स का कनेक्शन नहीं है। जबकि कॉर्निया जो है, कॉर्निया को नरिशमेंट जो देता है वो एक्वस ह्यूमर देता है। कॉर्निया के पीछे एक्वस ह्यूमर होता है, यू नो वेरी वेल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसकी वजह से कॉर्निया को नरिशमेंट मिलता रहता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक ऑफ कोलेजन, बिल्कुल सही, एंड इज मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई। फोर्थ ऑप्शन विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट, राइट? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको मैं यहाँ पे एक और एडवाइस देता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होते हैं, राइट? ये कभी कभी ना एग्जाम में डायरेक्टली हिट कर जाते हैं। Is that clear? If these will directly come into the exam, that will be very beneficial to you. So never forget to revise the previous year's question, right? Question number 18 देखिए। 18 में क्या बोला है इसने? Which part of the brain is responsible for thermoregulation? थर्मोरेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ब्रेन का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड में।
तो हाइपोथैलेमस जो है राइट, वो जो है रोल प्ले करता है, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है वो थर्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, वेयर इज द सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर स्मेल फाइनली इंटरप्रेट, इज दैट क्लियर? वेयर इज द सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर स्मेल फाइनली इंटरप्रेट, ये पूछा है इसने कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ स्मेल है राइट, उसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ऑल्फैक्टरी एरिया एंड टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का ऑल्फैक्टरी जो एरिया है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को राइट फॉर दिस स्मेल इंटरप्रिटेशन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द मेजर एडवांटेज ऑफ केमिकल सिनेप्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज दैट दी, राइट। अब यहाँ पे जो केमिकल सिनेप्स की मेजर एडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स की जो मेजर एडवांटेज है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। देखिए, नेचर ऑफ मैसेंजर न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिनेप्स परमिटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्स। तो जो यहाँ पे केमिकल सिनेप्स है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते हैं, सीधे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। लेकिन केमिकल सिनेप्स में केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स की स्पेसिफिसिटी होती है। तो एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, तो ये इसकी एक एडवांटेज है। इज दैट क्लियर? तो स्पेसिफिसिटी, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, द मेम्ब्रेन दैट गिव्स अस द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट पिचेज ऑफ साउंड इज दी। देखिए, डिफरेंट पिचेज ऑफ साउंड को डिस्क्रिमिनेट करने की जो एबिलिटी होती है वो बेसिलर मेम्ब्रेन के पास होती है, राइट। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोटी होते हैं, फिर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर रिसनर मेम्ब्रेन होती है, राइट। आप अच्छे से पढ़िएगा, जो कोक्लिया वाला पार्ट है इनर ईयर में, वो जनरली हियरिंग एपरेटस है, इज दैट क्लियर? सुनने का काम करता है, इज दैट क्लियर? और उसमें जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट पिच ऑफ वॉइस को, इज दैट क्लियर, डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इमोशनल बिहेवियर सच एज एग्रेशन, रेज एंड रिमेंबरिंग ऑफ फियर। देखिए, ये एग्रेशन, रेज एंड रिमेंबरिंग फियर, ये सब मूड, ये मूड कंट्रोलिंग का पार्ट है। और मूड कंट्रोल अमेगडाला, जो अमेगडाला पार्ट है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? तो जो अमेगडाला पार्ट है राइट, वो मेनली कंट्रोल करता है मूड को एंड इमोशनल रिएक्शंस को। ये सारी इमोशनल रिएक्शन है, राइट, और इसको अमेगडाला पार्ट जो है कंट्रोल करता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्सिस फ्रॉम। जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है वो इम्पल्सिस को रिले करता है किस में? देखिए, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्सिस को रिले करता है फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू ग्लैंड्स एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी मसल्स। तो सेकंड थर्ड दोनों सही है, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। स्केलेटल मसल्स, सीएनएस से स्केलेटल मसल में सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रोल प्ले करता है। तो 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ विल बी राइट आंसर। मेनली आप ये भी कह सकते हैं कि ये रिले करता है इम्पल्सेस को, राइट, फ्रॉम पीएनएस टू, इज दैट क्लियर? फ्रॉम पीएनएस टू कहाँ? पीएनएस टू जो इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ग्लैंड इन्वॉलंटरी ऑर्गन है, इन्वॉलंटरी मसल्स इन्वॉलंटरी है, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, इन विच फाइलम न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, पोरीफेरा में कोई न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। पोरीफेरा के बाद देखिए, अगर आप फाइलम पढ़े हैं आपने एनिमल किंगडम में, सबसे पहला जो फाइलम है वो पोरीफेरा है। पोरीफेरा में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जो सिलेंट्रेटा उसके बाद वाला जो ग्रुप है उसमें पहले न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन देखी गई, कुछ नेट प्लेक्सिस देखे गए, नर्व प्लेक्सिस देखे गए, राइट। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइज हुआ, इज दैट क्लियर, जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहली बार देखी गई वो देखी गई सिलेंट्रेट्स यानी कि नाइजीरिया में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, वेस्टिबुलर अपरेटस कंसिस्ट ऑफ। जो वेस्टिबुलर अपरेटस है वो क्या कंसिस्ट करती है, आपको ये बताना है। देखिए, वेस्टिबुलर अपरेटस, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर मैं इनर ईयर की बात करूँ तो उसमें एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है, एक बोनी लेबिरिंथ होता है, राइट। और जो बोनी लेबिरिंथ होता है उसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक कॉक्लिया और दूसरा वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस में जो आता है सेमी सर्कुलर कैनाल आती है। सेमी सर्कुलर कैनाल बॉडी को बैलेंस करती है इन डायनेमिक स्टेट्स। वहीं जो ऑडियो ऑर्गन्स है वो बॉडी को बैलेंस करते हैं इन स्टैटिक स्टेट। आर यू गेटिंग और नॉट? मैं इसको लिख भी देता हूँ, ध्यान दीजिए।
देखिए इनर ईयर जो होता है, तो इनर ईयर में एक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं बोनी लैबिरिंथ। तो बोनी लैबिरिंथ के टू मेजर पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द बोनी लैबिरिंथ। वन इज कॉक्लिया। कॉक्लिया जो है वो हियरिंग एपरेटस है, सुनने में हेल्प करता है। और दूसरा है वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और वेस्टिबुलर एपरेटस के दो कंपोनेंट है, एक है सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरा है ओटोलिथ ऑर्गन। तो वन इज सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरा है ओटोलिथ ऑर्गन। इन दोनों का रोल क्या है? जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, याद रहे आपको, जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ये बॉडी को में डायनेमिक बैलेंस में हेल्प करता है, डायनेमिक बैलेंस। ठीक है। जो ओटोलिथ ऑर्गन है, ओटोलिथ ऑर्गन स्टैटिक बैलेंस, यानी कि बॉडी के स्टैटिक बैलेंस में हेल्प करता है। आर यू गेटिंग? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। 26 में एक डायग्राम दिया है नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन का, राइट, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट है। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क हैज ओनली वन सिनेप्स इन सीएनएस। बिल्कुल सही। मोनोसिनेप्टिक, पॉलीसिनेप्टिक पढ़ा होगा आपने। मोनोसिनेप्टिक में जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन होते हैं और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों आपस में न्यूरल सिस्टम में जाके आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में कोई इंटर न्यूरॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए रिफ्लेक्स एक्शन में मोनोसिनेप्टिक देखा जाता है। मोनोसिनेप्टिक सिनेप्स जो देखा जाता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में देखा जाता है फॉर द एक्साइटेटरी एक्शन, नॉट फॉर द इनहिबिटरी एक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? तो दोनों ही इसमें देखे जाते हैं मेनली। और मेनली अगर एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आता है कि नी जर्क रिफ्लेक्स कौन सा है, मोनोसिनेप्टिक है या पॉलीसिनेप्टिक है, सो यू विल राइट द आंसर मोनोसिनेप्टिक। इज दैट क्लियर? हालांकि इसमें पॉलीसिनेप्टिक भी होगा। तो ये दोनों ही कंडीशन इसमें देखी जाती है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी मोनोसिनेप्टिक। ठीक है। तो मोनोसिनेप्टिक में देयर इज नो इंटर न्यूरॉन, राइट? बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट जो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन हैं वो अपने आप को आपस में कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली इन नर्वस सिस्टम, इन स्पाइनल कॉर्ड और आइदर इन ब्रेन। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन, ए पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क टू एंटागोनिस्ट मसल्स इंक्लूड टू सिनेप्सेस इन सीएनएस एंड वन इंटरन्यूरॉन। बिल्कुल सही है। यहाँ पे दो सिनेप्स देखे गए हैं, डायग्राम को देखो, यहाँ पे दो सिनेप्स देखे गए हैं। एक देखा गया सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? और दूसरा देखा गया है यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में, लेकिन थ्रू इंटर न्यूरॉन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए। इसके बाद मोनोसिनेप्टिक इंडिकेट्स एक्साइटेटरी सिनेप्स। बिल्कुल सही है। मोनोसिनेप्टिक्स हमेशा एक्साइटेटरी सिनेप को इंडिकेट करता है और पॉलीसिनेप्टिक जो इंडिकेट्स है इसमें वो इनहिबिटरी को सिनेप्स को इंडिकेट कर रहा है। तो डायग्राम को आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं और ये पूरा डायग्राम बेस्ड है। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल कैन बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। राइट, जो प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है उसकी जो स्पीड है वो कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है डायमीटर ऑफ एक्सोन, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, ये भी बिल्कुल सही। डायमीटर ऑफ एक्सोन भी स्पीड को डिटरमाइन करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? टेम्परेचर भी डिटरमाइन करते हैं, यानी कि सारे ही फैक्टर स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कमांड्स हाउ एंड व्हेन टू मूव द बॉडी पार्ट। हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है कुछ कॉन्शियस होती है और कुछ अनकॉन्शियस होती है। तो जो अनकॉन्शियस मूवमेंट है बॉडी के अंदर दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। याद रहे, अनकॉन्शियस मूवमेंट, अनकॉन्शियस मूवमेंट जो होती है बॉडी की वो कंट्रोल करता है सेरेबेलम। लेकिन जो कॉन्शियस मूवमेंट है, जो सोच समझ के मूवमेंट की जाती है, वो करता है कंट्रोल सेरेब्रम, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अगर इफ यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं कि
एक कार को कैसे ड्राइव करना है। जब आप कार ड्राइव करना सीखते हैं एट द बिगनिंग, आप अपने सेरेब्रम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप जो भी स्टेप लेते हैं सोच समझ के लेते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब परफेक्शन आ जाता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री मोड पे चली जाती है जब भी आप कार ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका सेरेब्रम फॉर कॉन्शियस मूवमेंट एंड सेरेबेलम फॉर अनकॉन्शियस मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड एज। देखिए इसमें आप सारे ऑप्शन पढ़ के देखना, लेकिन थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल है, एक्साइटेबल सेल्स है। वो क्यों है ये आपको बताना है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पढ़िए, न्यूरल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट इन ए पोलराइज्ड स्टेट, बिल्कुल सही, एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। स्टिमुलस जब उसको मिलता है न्यूरॉन को तब वो एक्साइट हो जाता है और रिस्पॉन्ड करता है। इट मीन्स न्यूरॉन इज एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन जनरली प्रेजेंट इन रेस्टिंग स्टेज, इन पोलराइज्ड स्टेट्स, but when the neurons will get the stimulus it will undergoes in excitement। तो ये एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होने की वजह से इसको कहेंगे आप न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 30 पे ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज इम्पल्सिस फ्रॉम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो इम्पल्सिस को रिले करता है फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स में वो रिलीज करता है इम्पल्सिस को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिनोवियल जॉइंट। इसमें से कौन सा सिनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल नहीं है। सारे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट दिया है जॉइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये, जो कि सिनोवियल जॉइंट है, तो ये तो नहीं है। जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है, एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट होता है, ये भी नहीं है, ये भी राइट सिनोवियल जॉइंट है। जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रे, बिल्कुल सही। सिनोवियल जॉइंट एडजेसेंट वर्टेब्रे के बीच में नहीं होता है क्योंकि कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। बिटवीन दी एडजेसेंट वर्टेब्रे, जिसको आप बोलते हैं इनवर्टिब्रल डिस्क, वो कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेजिनस वो जॉइंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। ईच आर्म ऑफ ह्यूमन इज मेड ऑफ। ह्यूमन की जो आर्म होती है वो कितनी बोन से बनी होती है आपको बताना है। ईच आर्म इज मेड ऑफ 30 बोन्स। ये आप पढ़िएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका बहुत ही आसान सा जवाब है। 32 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयन इज एसेंशियल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। बिना कैल्शियम आयन के मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट व्हेन ए मसल इज इन रिलैक्स स्टेज, इट इज कॉल्ड एच जोन। एच जोन में रिलैक्स स्टेज में राइट थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को ओवरलैप नहीं करता, तो सिर्फ एच जोन ही ऐसा है जहाँ पे थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को राइट ओवरलैप नहीं करता है इन रिलैक्स मोड, इन रेस्टिंग कंडीशन, राइट, जब मसल्स रिलैक्स कंडीशन में होती है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज इज इम्प्लीकेटेड एज कॉमन कॉजेटिव फैक्टर ऑफ। देखिए मेनोपॉज के बाद सडनली फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है और एस्ट्रोजन के लेवल डाउन होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकता है। जो बोन्स है वो बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाती है, कैल्शियम का मास उसमें रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती है। इस कंडीशन को आप ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सॉल्यूशन केयरफुली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। Invertebral disc are the joints between bodies of adjacent vertebrae. This is an example of cartilaginous joint. जो invertebral disc है that is present between the vertebrae, adjacent vertebrae के बीच में present होता है ये, and this is the example of cartilaginous joint. So the most appropriate answer will be first, right? Question number 37 देखिए। Visceral muscles are also known as, देखिए जो विसरल मसल्स होती हैं इनको आप स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, एंड दीज मसल्स आर जनरली नॉन स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37 इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इज। प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ मसल्स इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, पैरालाइज कर देती है मसल्स इसमें,
राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। एन एक्टिव एटीपेज एक्टिविटी एंड बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिन फिलामेंट्स आर फाउंड ऑन, देखिए एक्टिव एटीपेज एक्टिविटी एंड बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी। देखिए जो मायोसिन फिलामेंट होता है, मायोसिन फिलामेंट में 2 बाइंडिंग साइट होती है, एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। एंड मायोसिन फिलामेंट के 2 मेजर पार्ट होते हैं, एक हैवी मिरोमायोसिन, एक लाइट मिरोमायोसिन। लाइट मिरोमायोसिन इट मींस दैट इज द टेल पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट, आर यू गेटिंग। और यहाँ पे जो हेड पार्ट होता है, जो ग्लोबुलर हेड पार्ट जिसको हैवी मिरोमायोसिन कहते हैं, उसमें जो है राइट एटीपी बाइंडिंग साइट होती है एंड इवन एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल्स हुज फिलामेंट रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ इज ट्रोपोमायोसिन, राइट। सो यहाँ पे जो आंसर होगा रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिसको आप एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, उसके पैरेलल रन करता है अनदर प्रोटीन दैट यू कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। तो क्वेश्चन नंबर 40 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन डिफर फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वो क्यूबोडल एपिथेलियम से बना होता है, बट दैट इज द ब्रश बॉर्डर क्यूबोडल एपिथेलियम। तो हैविंग ब्रश बॉर्डर क्यूबोडल एपिथेलियम in case of PCT and this brush border cuboidal epithelium is absent in case of DCT. So the answer will be second, यानी कि having brush bordered cuboidal epithelium. Question number 42 देखिए, all of the following are involved in increasing the glomerular blood pressure and GFR except. तो यहाँ पे जो glomerular blood pressure है और जो GFR को जो इंक्रीज करता है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है, एंजियोस्टेंसिन 2 करता है एंड एल्डोस्टेरोन करता है, राइट। आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है जीएफआर रेट को घटाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा जो कि जीएफआर रेट को इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है, दैट विल बी आर्टेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 42 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, चूज द करेक्ट वन फॉर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, वन इज एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, अनदर इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो हेनल लूप होता है दैट इज डीपली प्रेजेंट इनसाइड द मेडुला। तो मेडुला के रीजन में जो डीपली प्रेजेंट होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, राइट। यानी कि अगर वो डीपली प्रेजेंट है इट मींस उसका जो हेनल लूप है इज वेरी लॉन्ग। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में हेनल लूप जो होता है शॉर्ट होता है, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हेनल लूप वेरी लॉन्ग होता है एंड दैट इज डीपली प्रेजेंट इनसाइड द मेडुला रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटेड थ्रू सीबम एक्सेप्ट, राइट। ये जो है सीबम में एक्सक्रीट होते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें कौन कौन से सीबम के पार्ट हैं? सीबम के जो मेन पार्ट्स होते हैं स्टीरोल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड वैक्सेस होते हैं। NaCl इज नॉट पार्ट ऑफ सीबम, तो NaCl विल नॉट एक्सक्रीट थ्रू दिस सीबम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ द नेफ्रॉन अराइज फ्रॉम। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ नेफ्रॉन है दैट अराइज फ्रॉम इफरेंट आर्ट्रियोल। वो किससे अराइज होती है? इफरेंट आर्ट्रियोल से। तो क्वेश्चन नंबर 45 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ किडनी प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इन ह्यूमन किडनी आर कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी, राइट। तो जो कॉलम ऑफ बर्टिनी है दैट इज एक्सटेंड बिटवीन द रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड के बीच में एक्सटेंड होती है ये प्रोसेस, जिसको आप कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं या आप रीनल कॉलम भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 46 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। 47 में क्या दिया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दिए हैं ऑर्गेनिज्म के साथ और आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एम्फीऑक्सस में क्या दिया है? प्रोटोनेफ्रिडिया एंड सोलेनोसाइड, बिल्कुल सही है। एम्फीऑक्सिस में प्रोटोनेफ्रिडिया एंड सोलेनोसाइड दोनों होते हैं, राइट। ह्यूमन में किडनी, लीवर एंड सुडोर्फिक ग्लैंड, बिल्कुल सही। कॉकरोच मालपीगियन बॉडी, ये बिल्कुल गलत दिया है। कॉकरोच में मालपीगियन बॉडी नहीं होती है, कॉकरोच में मालपीगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। सो अगर यहाँ पे मालपीगियन ट्यूब्यूल दिया होता है दैट विल बी करेक्ट, बट मालपीगियन बॉडी इज मेंशन्ड, इट मींस दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बाकी सब सही है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48 देखिए,
इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन डज ट्यूबुलर फ्लूइड हैव द हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी। नेफ्रॉन के कौन से सेगमेंट में ट्यूबुलर फ्लूइड की हाई ऑस्मोलैरिटी होती है? तो नेफ्रॉन का जो है ना लूप वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल डाउन होता है, नीचे होता है, इज दैट क्लियर, मेडुला में प्रेजेंट होता है, जहां पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है ब्लड के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा होती है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो हाईएस्ट जो ऑस्मोलैरिटी है वो वहां पे कहां प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है हैनल लूप के लोअर पार्ट में, इज दैट क्लियर। तो लूप ऑफ हैनल के पास ऑस्मोलैरिटी यानी कि सबसे ज्यादा होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 48 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, चूज द ऑप्शन दैट वुड बी फाउंड इन मेडुलरी पिरामिड ऑफ किडनीज इन मैन, राइट। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है जो कि मेडुलरी पिरामिड में है किडनी के अंदर, राइट। तो यहां पे रीनल कॉर्पसल्स नहीं, मालपीजियन बॉडी नहीं, क्योंकि रीनल कॉर्पसल्स, मालपीजियन बॉडी एंड डीसीट, ये तीनों जो पहले तीनों ऑप्शन है ये तीनों डीसीट कॉर्टेक्स वाले रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं किडनी के। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर अबाउट दिस कि जो लूप ऑफ हैनल होता है दैट इज डीपली प्रेजेंट इनसाइड द मेडुला इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, राइट। 80% नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, राइट, इन आवर किडनी। तो लूप ऑफ हैनल इज प्रेजेंट इनसाइड द मेडुला रीजन, इज दैट क्लियर। मेडुलरी पिरामिड में लूप ऑफ हैनल प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स आर प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट, जो रीनल फिल्ट्रेट है उसमें ब्लड के सभी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं दैट नॉर्मली एंटर्स इनटू द नेफ्रॉन आफ्टर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो यू नो वेरी वेल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में जो पहला प्रोसेस होता है, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, आफ्टर दैट रीअब्जॉर्प्शन एंड at the end the last process is secretion. So there are 3 main processes take place during the urine formation. तो first process is ultrafiltration, जो पहला प्रोसेस है वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है। इट मीन्स वेयर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जब टेक प्लेस करता है, रीनल फिल्ट्रेट जब बनता है, तो एक्सेप्ट लार्जर प्रोटीन, सारे के सारे ब्लड के कंपोनेंट विल कम इनटू द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में मेजॉरिटी ऑफ ब्लड कंपोनेंट विल रीच इनटू द नेफ्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रीनल फिल्ट्रेट एक्सेप्ट लार्जर प्रोटीन। अब आपको यहां पे यही बताना है कि लार्जर प्रोटीन कौन सा एग्जांपल है। तो ग्लूकोज इज नॉट प्रोटीन, यूरिया इज नॉट प्रोटीन, एलेनिन इज नॉट प्रोटीन, तो एल्बुमिन इज प्रोटीन। एल्बुमिन will not enters into the renal filtrate, it will not filter through the kidney, right, it will retain inside the blood. It means albumin will be the right answer in question number 50. Question number 51, तो 50 में fourth option will be right answer. Question number 51 देखिए, the hepatic portal vein drain blood to liver from, जो hepatic portal vein है वो liver, right, में blood को drain करती हैं, right, और ये hepatic पोर्टल वेन, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जो ब्लड होता है, यू नो, जब डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? लिवर के पास, राइट। तो लिवर के पास जो जाते हैं वो थ्रू पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन से एब्जॉर्प्शन होने के बाद दीज विल एंटर इनसाइड द लिवर, यानी कि यहाँ पे इंटेस्टाइन से कनेक्शन होता है हेपेटिक पोर्टल वेन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 में इंटेस्टाइन विल बी राइट आंसर, क्योंकि इसके साथ हेपेटिक पोर्टल वेन का कनेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए, मैच द गिवन कॉलम 1 विद द गिवन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो कॉलम 1 में देखिए सबसे पहले ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल ये क्या है? एक ट्राइकस्पिड वॉल की अगर हम बात करें तो ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है एंड दिस वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सो मैच ए टू थर्ड, ए को आपको थर्ड से मैच करना है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वॉल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो बी को फर्स्ट से मैच कीजिए। थर्ड सी सेमिलुनर वॉल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो सेमिलुनर वॉल होती है, देयर इज पेयर्ड सेमिलुनर वॉल जो राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होती है। लेफ्ट राइट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड टिश्यू ऑफ ओर्टा, राइट, तो पेयर में होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है उसका, तो सेमिलुनर वॉल्व को सेकंड से मैच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा फर्स्ट। व्हेन यू विल मैच इट देन यू विल गेट द आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 53, लिम्फ डज नॉट कंटेन। लिम्फ में जनरली ब्लड सेल्स नहीं होती है। लिम्फ में अगर ब्लड सेल्स होती हैं तो वो लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो लिम्फ प्राइमरीली जो रोल है लिम्फ का वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिम्फ डज नॉट कंटेन लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स इसमें नहीं होती है एक्सेप्ट सम लिम्फोसाइट,
or some WBCs. RBCs are absent in lymph and certain proteins are also absent in lymph, right? तो क्वेश्चन नंबर 53 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए. ए RH नेगेटिव मदर gave birth to her first baby who is RH positive. To prevent hemolytic disease in her second fetus, she should be immediately administered with. देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस से लिया गया है. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस क्या है एग्जैक्टली तो यहाँ पे जो RH नेगेटिव मदर होती है, राइट, अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फिटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो फर्स्ट केस में डिलीवरी विल बी नॉर्मल, दैट चाइल्ड विल बी नॉर्मल. बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे फिटस का ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है और मिक्स हो जाने की वजह से मदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि फिटस के पास RH एंटीजन है. तो मदर ने RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट की और वो एंटीबॉडीज अटैक करेंगी सेकंड केस में. इफ द सेकंड फिटस विल बी पॉजिटिव देन these antibodies which already prepared inside the mother body against the RH antigens, these will attack on the antibodies of fetus. That will be the second child. Is that clear? So in that case it will be attack on that, right, and cause of hemolytic disease. But we can prevent it. हम जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन, राइट, जिसमें कि यहाँ पे जो मेजर मेडिसिन है जैसे रोगम एक मेडिसिन आती है, रोलिन एक मेडिसिन आती है, एंटी-D एक मेडिसिन आती है, या आप ये कहिए एंटी-RH एंटीबॉडीज इसको देना है क्योंकि मदर के पास RH एंटीबॉडीज बन चुकी है अगेंस्ट दी RH एंटीजन, राइट, एंड दैट कैन अटैक ऑन दैट एंड वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन को करा सकता है और एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी तो वहाँ पे फिटस जो सेकंड फिटस होगा, जो सेकंड चाइल्ड होगा, राइट, उसको हीमोलाइटिक डिजीज़ की चांसेस होंगे उसके. तो ऐसे केस में उन चांसेस को रोकने के लिए वी नीड टू गिव एंटी-RH एंटीबॉडीज़, राइट, और एंटी-RH एंटीबॉडीज़ के कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया, रोगम, रोलिन एंड एंटी-D, ये सब दिया जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 54 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए. द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस ऑब्जर्व्ड पर मिनट इन एन ECG ए पर्सन वाज 85. ठीक है. व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ दैट पर्सन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन. आपको हार्ट रेट बताना है. ECG आपने देखा है, ECG का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है. दिस इज ECG. ECG में दिस इज द P wave. द फर्स्ट वेव इज P wave. आफ्टर दैट अनदर वेव दैट यू कॉल्ड QRS wave. This is QRS wave. Is that clear? And this is T wave. So this is P wave, this is QRS wave, and this is the T wave. जो यहाँ पे P wave है that indicate the atrium depolarization. ये atrium depolarization को indicate करता है, यानी कि indicate the atrium contraction. You know very well about the ECG. ECG क्या है? ये graphical representation of electrical activity of heart. हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. QRS जो है वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन को शो करता है, एज यू नो वेरी वेल. दिस इज वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन एंड द T वेव इंडिकेट द सिस्टोलिक कंडीशन, यानी कि हार्ट रिपोलाइजेशन को, वेंट्रिकल रिपोलाइजेशन को T वेव इंडिकेट करता है. सो दिस इज द कंडीशन फॉर द रिपोलाइजेशन ऑफ हार्ट. So there are three main waves in ECG. One is P wave, another is QRS wave, and the last one is T wave. तो यहाँ पे if you want to find out the number of heartbeat in any person, you can confirm the ECG. And ECG में जो QRS wave, this is the longest wave. Is that clear? That you called QRS wave. And this QRS wave can find out the number of heartbeat in a person. You can easily count the number of QRS wave, and after the counting of the number of QRS wave, you can easily find out the number of heartbeat. So if person having QRS wave in his ECG 85, अगर उसके ECG में 85 QRS wave है, it means number of QRS wave is equal to number of heartbeat. It means 85 QRS wave that will be results to 85 heartbeat. So the right answer will be 85. QRS wave 85. It means you can easily find out. Then number of heartbeat will also be 85. क्योंकि जो ECG साइकिल है, अगर हम ECG की बात करें यहाँ पे, that indicate a particular cardiac cycle, जो कि कार्डियक साइकिल को इंडिकेट करता है, कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, एंड नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हार्ट बीट. तो यहाँ पे हार्ट बीट QRS वेव से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी. तो QRS वेव कितनी है? 85 है. इट मीन्स नंबर ऑफ हार्ट बीट भी 85 ही होगी. तो क्वेश्चन नंबर 55 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं. 56 में दिया है ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स के बाद
उसके तुरंत कॉन्ट्रैक्शन के बाद कौन कौन सी कंडीशंस डेवलप होती हैं हार्ट में, तो ये कुछ कंडीशंस दी हैं, तो आपको बताना है एग्जैक्टली इसमें राइट कंडीशन कौन कौन सी है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट ए, ब्लड गेट्स फिल्ड इन एट्रिया फ्रॉम वेना केवा। जो ब्लड जो है वो एट्रिया में फिल्ड हो जाता है फ्रॉम वेना केवा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही है कि वेना केवा से ब्लड एट्रिया में फिल्ड होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल्स जो है एम्प्टी हो गए, वो ब्लड जो है आगे पल्मोनरी आर्टरी या टिश्यू ऑफ ऑर्टा में चला गया। तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले एट्रियम में ब्लड आएगा। तो एट्रियम में ब्लड कहां से आता है, वेना केवा से आता है एंड पल्मोनरी वेन से आता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एंड इट विल हैपन जस्ट आफ्टर द सिस्टोल, जस्ट आफ्टर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बी स्टेटमेंट देखिए, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्स गेट ओपन, बिल्कुल गलत है। राइट, जस्ट आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल, बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल जिनको आप बोलते हैं, दे बिकम क्लोज्ड। इज दैट क्लियर? बिकॉज फर्स्ट एट्रियम हैज टू फिल, एट्रियम को जो है फिल्ड होना है, उसके बाद दे विल बी ओपन। राइट, तो यहां पे ये जो है बिल्कुल गलत दिया है। सी स्टेटमेंट देखिए, सेमिलुनर वॉल्स गेट ओपन, बिल्कुल सही। सेमिलुनर वॉल्स जो है वो ओपन हो जाती हैं क्योंकि उनकी ओपनिंग से पल्मोनरी आर्टरी या टिश्यू ऑफ ऑर्टा में ब्लड ड्रेन होगा। डी स्टेटमेंट देखिए, अबाउट 70 ml ब्लड इज पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इनटू लार्ज आर्टरीज नॉर्मली। राइट, कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल से, राइट, एवरी कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप होता है एंड दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। राइट, तो ये डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट एंड डी स्टेटमेंट, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट मींस द मोस्ट राइट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 विल बी फोर्थ, ए, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 57 पे आइए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? आपको बताना है कि इसमें से 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, लेकिन आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कि कितनी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए, स्टेटमेंट ए, इन ह्यूमन हार्ट द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड आर सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये बिल्कुल सही है। राइट, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट। जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं वो जो सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सेप्टम, जिसको आप बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड दिस इज राइट। बी स्टेटमेंट पढ़िए, हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द 2 लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी। दिस इज ऑल्सो राइट कि जो हार्ट है वो बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होता है। वो बात अलग है, दैट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, वो लेफ्ट लंग की तरफ ज्यादा होता है, राइट लंग की तरफ कम होता है, बट दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द बोथ लंग्स। तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सी स्टेटमेंट, When sino-arterial node get affected, sino-arterial node जिसको आप pacemaker of heart भी बोलते हैं, arterioventricular node take over its function and start producing action potential at the rate of 70 to 75 per minute। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, पेसमेकर का काम पेसमेकर ही करेगा, साइनो आर्टेरियल नोड का काम साइनो आर्टेरियल नोड ही कर सकता है। हार्ट बीट जो जनरेट होती है वो साइनल आर्टेरियल नोड की वजह से ही जनरेट होती है। जो आर्टेरियोवेंट्रिकुलर नोड होती है उससे हार्ट बीट जनरेट नहीं होती है। और अगर पेसमेकर को अफेक्टेड हो जाता है या पेसमेकर में कोई डिसफंक्शन हो जाता है तो उस केस में उसके रोल को राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड रिप्लेस नहीं कर सकता है, और ऐसे पेशेंट को जनरली आर्टिफिशियल पेसमेकर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर विद लिथियम बैटरी। इज दैट क्लियर? तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। डी स्टेटमेट पढ़िए, पुरकिंज फाइबर्स आर मॉडिफाइड नर्व फाइबर्स। राइट, देखिए हमारा जो हार्ट होता है दैट इज कंप्लीटली मायोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट का मतलब ऑटो एक्साइटेबल, यानी कि उसको कोई भी उसको किसी भी तरह का न्यूरल डिपोलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको किसी भी नर्व सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हार्ट में जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ऑल आर मेड अप ऑफ कार्डियक टिश्यू। तो पुरकिंज फाइबर इज नॉट ए न्यूरल टिश्यू, दिस इज कंप्लीटली कार्डियक टिश्यू। राइट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सी एंड डी बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। राइट, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर विल बी 2 इन क्वेश्चन नंबर 57, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, मायोजेनिक हार्ट विद इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन। देखिए, मायोजेनिक हार्ट विद इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाई जाती है रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आर यू गेटिंग? तो 3 चैम्बर्ड हार्ट की वजह से वहां पे इन केस ऑफ मैमल्स, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, बट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स हैविंग ओनली 3 चैम्बर्ड हार्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट 3 चैम्बर्ड हार्ट, राइट, यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन विल टेक प्लेस एंड दैट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन विल टेक प्लेस इन रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि रेप्टाइल्स का एग्जांपल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रोकोडाइल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल, बट दैट इज द एक्सेप्शन। इन क्रोकोडाइल ऑलवेज हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल इज द ओनली एक्सेप्शन ऑफ द रेप्टाइल्स जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। राइट, इज दैट क्लियर? तो इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे।
सेकंड ऑप्शन पढ़िए टर्टल। टर्टल इज कंप्लीटली रेप्टाइल एंड हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड हैविंग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इट मींस क्वेश्चन नंबर 58 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्रो दैट इज द बर्ड, बर्ड्स में क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सो दिस इज रॉन्ग। कंगारू या कैंगरू जिसको आप बोलते हैं, कैंगरू में क्या होता है कि यहाँ पे भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बिकॉज दैट इज ऑल्सो मैमल्स, तो ये भी गलत आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, बिल्कुल सही जो आंसर है यहाँ पे टर्टल है। इज दैट क्लियर? तो सेकंड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। 59 में क्या दिया है, एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस एक हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है। एंजीना पेक्टोरिस में क्या होता है, अगर हार्ट मसल्स तक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, इफ द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल नॉट रीच टू द हार्ट मसल्स, देन ए काइंड ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन विल डेवलप इन द पेशेंट, राइट। तो पेशेंट में एक एक्यूट चेस्ट पेन डेवलप होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द हार्ट मसल्स, राइट। तो ये कंडीशन है किसकी, एंजीना पेक्टोरिस की। तो यहाँ पे एंजीना पेक्टोरिस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट इफेक्ट द ब्लड फ्लो, बिल्कुल सही है। ये उस कंडीशन की वजह से डेवलप होता है जिसमें कि ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है, एग्जैक्टली। अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो उस केस में ही हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। अगर ब्लड फ्लो नॉर्मली हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, इन दैट केस हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। लेकिन अगर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है, उस केस में ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इज कॉमन इन चिल्ड्रन, बिल्कुल गलत। एंजीना पेक्टोरिस की जो प्रॉब्लम डेवलप होती है, द प्रॉब्लम ऑफ एंजीना पेक्टोरिस मेनली डेवलप इन मिडल एज पर्सन। जो मिडल एज पर्सन होता है उसमें ये कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इन्वॉल्व एक्यूट चेस्ट पेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग हार्ट मसल्स। जब ऑक्सीजन में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है हार्ट मसल्स में, राइट, तब एक एक्यूट चेस्ट पेन डेवलप होता है, दैट यू कॉल एंजीना पेक्टोरिस। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट मींस फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 59 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट इन वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट इज। देखिए वेंट्रिकुलर वॉल में, राइट, एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है दैट यू कॉल पुरकिंस फाइबर्स। पुरकिंस फाइबर जो होता है दैट स्प्रेड इनटू द वेंट्रिकुलर वॉल एंड दैट इंड्यूस द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इट मींस पुरकिंस फाइबर विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 60, राइट। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, द मोस्ट अबंडेंट एग्रेनुलोसाइट प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। देखिए जो मेजर एग्रेनुलोसाइट होती है ह्यूमन ब्लड में, उसमें होती है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है 5 to 6% होती है, लिम्फोसाइट 20 to 25%। तो ये सिर्फ एग्रेनुलोसाइट्स की बात कर रहा है, तो आपको सिर्फ दो ही कंसीडर करनी है। हालांकि न्यूट्रोफिल 60 to 65% होती है, राइट, इस्टेनोफिल्स बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लेकिन इसने पूछा है कि अबंडेंट कौन सा होगा, तो अबंडेंट विल बी लिम्फोसाइट, क्योंकि उसकी परसेंटेज 20 से 25% होता है, और वही मोनोसाइट की जो परसेंटेज होती है 5 to 6%। सो द मोस्ट अबंडेंट विल बी द लिम्फोसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 61 में राइट आंसर विल बी लिम्फोसाइट। इट मींस ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए, द हार्ट रेट ऑफ हेल्दी पर्सन इज 72 टाइम्स पर मिनट, बिल्कुल सही। हाउ मच ब्लड इज पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। देखिए हार्ट रेट कितना भी हो, हार्ट रेट इज 72 टाइम्स पर मिनट, एज यू नो वेरी वेल। तो हार्ट बीट के जो नंबर होते हैं वो 72 होते हैं, इज दैट क्लियर। लेकिन यहाँ पे हार्ट से वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप होता है, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज 70 ml। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इट मींस 70 ml इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पी वेव इन नॉर्मल ईसीजी रिप्रेजेंट। अभी मैंने ईसीजी का डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाया, पी वेव, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव। तो पी वेव किसको इंडिकेट करता है, पी वेव इंडिकेट करता है डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रियम। डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रियम का मतलब यू कैन से atrium contraction, this is the contraction of atria, is that clear, or the atrium contraction, or you can say this is the depolarization of atria। तो P wave यहाँ पे इंडिकेट करता है electrical excitation of atria। depolarization of atria का मतलब है electrical excitation of atria। तो क्वेश्चन नंबर 63 में फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, select the correct statement with respect to blood। आपको ब्लड के रेस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट देखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 55% ऑफ ब्लड। ये बिल्कुल गलत है, राइट। फॉर्म्ड एलिमेंट 55% नहीं होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 45% होते हैं। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, मिनरल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ये भी गलत है, राइट। दिस परसेंटेज इज वेरी हाई। मिनरल एलिमेंट्स बहुत ही कम होते हैं ब्लड में।
थर्ड देखिए, एल्बुमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, बिल्कुल सही। एंड ग्लोबुलिन्स प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिनको आप एंटीबॉडीज कहते हैं, ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और एल्बुमिन जो है बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बाकी के जो अदर ऑप्शंस हैं दे आर कंप्लीटली इनकरेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 65 का थर्ड ऑप्शन विल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड इट्स नॉर्मल अमाउंट इन ह्यूमन ब्लड, राइट। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दिए हैं। पहला देखिए WBC काउंट 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड RBCs काउंट होता है। WBCs बहुत कम होते हैं, 10 to 11,000 होते हैं, बिल्कुल गलत दिया है ये। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, दिस इज एक्यूरेट आंसर, राइट। हीमोग्लोबिन जो होती है हमारे ब्लड में वो 12 to 16 ग्राम, इज दैट क्लियर। तो 12 to 16 ग्राम ये हीमोग्लोबिन का लेवल है पर 100 ml ब्लड में। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए हैं। RBCs काउंट दिया है यहाँ पे 1.5 लाख से 3.5 लाख, दैट इज द प्लेटलेट्स काउंट। हमारा जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो दैट इज 1.5 लाख टू 3.5 लाख होता है। RBCs 5 to 5.5 मिलियन होता है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन देखिए, प्लेटलेट्स काउंट 6,000 to 8,000, this is exactly WBCs count, lymphocytes count, but platelets count is more than 1.5 lakh, right? तो 1.5 lakh to 3.5 lakh, that is the platelets count. तो this statement is also wrong. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 में सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड कंपोनेंट इज करेक्ट, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, lungs are made up of air filled sac the alveoli, बिल्कुल सही। They do not collapse even after forceful expiration because presence of residual volume. A particular amount of air is always retained inside the lung. कुछ amount of air ऐसी होती है जो कि हमेशा lungs में maintain रहती है, that you call residual air and that residual volume, right, you can never expire even after forceful expiration. आप कितना ही forceful expiration करें इसके बावजूद भी you cannot make empty your lungs because residual volume will always maintain your lungs and that will fill at the time of birth when the lungs will start the functioning. Is that clear? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होती है। अगर रेसिडुअल वॉल्यूम, लंग्स बिल्कुल एम्प्टी हो जाएंगे, लंग्स बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तो उस केस में एल्वोलाई कोलैप्स कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज रिलेटेड टू A and located B, select the correct option. देखिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर की अगर मैं बात करूं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन pons varoli. Pons varoli में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है and that helps to maintain the breathing rate, that reduce the inspiration duration. If that will reduce the inspiration duration, it means that will increase the breathing rate. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज प्रेजेंट इन पॉन्स में जो प्रेजेंट होता है वो आपकी इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को कम करता है, यानी कि स्विच ऑफ द इंस्पायरेशन ड्यूरेशन, एंड दैट इज प्रेजेंट इन पॉन्स, राइट। तो इट मींस द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। बाकी आंसर ऑप्शंस नहीं होंगे। तो यहां पे सेकंड में क्या दिया है, स्विचिंग ऑफ द इंस्पायरेशन एंड दैट इज प्रेजेंट इन पॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 67 में सेकंड आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए। 68 में क्या दिया है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड इन ब्लड एज बाइकार्बोनेट। देखिए 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। इज दैट क्लियर? 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व प्लाज्मा में होती है, 20 से 25% CO2 जो है आरबीसीज के साथ कैरी होती है, वहीं 70% CO2 जो कैरी होती है ब्लड में, ट्रांसपोर्ट जो होती है दैट इज 70%, एंड दैट इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के बारे में यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और चारों स्टेटमेंट देख के आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, हाल्डेन्स इफेक्ट इज अपोजिट टू बोर्स इफेक्ट। आर यू गेटिंग इट? देखिए जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है तो CO2 का डिसोसिएशन हो जाता है कार्बोनिक एसिड से। दिस इज कॉल्ड हाल्डेन्स इफेक्ट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यानी कि CO2 का डिसोसिएशन टेक प्लेस करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टेक प्लेस ड्यू टू इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो CO2 का डिसोसिएशन होगा। दिस इज कॉल्ड हाल्डेन इफेक्ट, एंड हाल्डेन इफेक्ट जनरली ऑब्जर्व्ड एट द साइट ऑफ लंग्स। लंग्स में हाल्डेन्स इफेक्ट देखा जाता है। अगर मैं बोर्स इफेक्ट की बात करूं, बोर्स इफेक्ट मतलब दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड डिक्रीजिंग pH।
तो डिक्रीजिंग पीएच और इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएट होती है हीमोग्लोबिन से, एंड दैट टेक प्लेस एट द टिश्यू साइड, जो कि टिश्यू की साइड पे टेक प्लेस करता है। तो वन टेक प्लेस एट द लंग साइड, अनदर टेक प्लेस एट द टिश्यू साइड। वन टेक प्लेस एट द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अनदर टेक प्लेस एट द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो दीज आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 69। इज दैट क्लियर? बाकी के स्टेटमेंट्स आप पढ़िए, दीज स्टेटमेंट्स आर कंप्लीटली रॉन्ग। इसने सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि हैमबर्गर्स फिनोमिनन इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। बिल्कुल गलत है ये। हैमबर्गर्स फिनोमिनन इज क्लोराइड शिफ्ट, नॉट रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इज दैट क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरीड इन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर? फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म, अबाउट 20 से 25% ऑफ CO2 इज कैरीड इन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में राइट 20 से 25% CO2 कैरी करता है। इज दैट क्लियर? तो लगभग 20% CO2 कैरी करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, राइट? एमिनो ग्रुप के साथ CO2 बाइंड होता है। इज दैट क्लियर? 4 देखिए, अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 इज डिलीवर बाय 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, देखिए CO2 कैरी होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जहां CO2 ज्यादा होगा वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एंड दैट इज ट्रांसपोर्ट 4 ml। यहाँ पे 4 ml इज राइट, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस स्टेटमेंट विल बी ऑल्सो रॉन्ग, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 69 में फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, द डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। तो एल्वुलर मेम्ब्रेन से गैसेस का जो डिफ्यूजन रेट होता है, राइट, वो कैसे इफेक्ट होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन। पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। डायरेक्टली द डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन इज, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल गलत दिया है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन रेट। जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी उतना कम डिफ्यूजन रेट होगा, सीधी सी बात है। इट मींस दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैस बीइंग डिफ्यूज्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो डिफ्यूजन, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट है, उसमें जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी आती है। इज दैट क्लियर? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है 20 to 25 टाइम्स मोर देन O2 सॉल्युबिलिटी, इसलिए 7% CO2 डिजोल्व ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व प्लाज्मा, जबकि 3% ऑफ O2, ओनली 3% ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट इन डिजोल्व प्लाज्मा। तो 7% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है डिजोल्व प्लाज्मा में, जबकि O2 सिर्फ 3% होती है, यानी कि CO2 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल है, यानी कि उसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा फास्ट है ड्यू टू हाई सोल्यूबिलिटी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी बताया मैंने आपको। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। इट मींस क्वेश्चन नंबर 70 में फोर्थ स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि एक पर्सन एक्सपायर करता है आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, इसे आप एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? यानी कि दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर, राइट, दैट ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितना निकालता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, राइट, इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम एंड ERV। इज दैट क्लियर? तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आप कैसे निकालेंगे? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर which a person expire during the, after the normal inspiration, and that is equals to tidal volume plus expiratory reserve volume. So this is the question of NCERT and that is also given as a statement. So this is very easy and expiratory capacity के बारे में आपसे पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 में फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। 72 पे आइए, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट एंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर एक्सेप्ट। देखिए स्पायरोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को मेजर कर सकते हैं, सिर्फ एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को छोड़ के, जिसको आप रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ऑलवेज रिटेन इनसाइड द लंग, द वॉल्यूम विच इज रिटेन इनसाइड द लंग दैट कैन नेवर बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर। इट मींस द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 72 विल बी थर्ड, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स
कैन नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन। इसमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि बाइंडिंग ऑफ CO2 को अफेक्ट नहीं करता है विद हीमोग्लोबिन? देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाइंडिंग ऑफ CO2 का अफेक्ट करता है। CO2 का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी, तो ये सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी अफेक्ट करता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा हुआ तो बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी। pH भी अफेक्ट करता है। अगर pH ज़्यादा हुआ तो भी बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी, pH कम हुआ तो बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ेगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इसमें कोई रोल नहीं है, राइट। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कोई रोल नहीं है CO2 की बाइंडिंग में विद हीमोग्लोबिन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है उसकी प्रेजेंस में CO2 बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के साथ उसका कोई भी रोल नहीं है। तो इसने यही बोला कि कौन सा फैक्टर कैन नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद द CO2। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो क्वेश्चन नंबर 73 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू दोज इन एल्वुलर एयर? इज दैट क्लियर? इसमें से कौन सा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड कौन सा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेरिक एयर में है एज कंपेयर टू एल्वुलर एयर? देखिए, अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की, तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 159 मिलीमीटर मर्क्यूरिक। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दैट इज 159 मिलीमीटर मर्क्यूरिक, यानी कि दैट इज हायर देन एल्वुलाई, बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ओनली 0.3 मिलीमीटर मर्क्यूरिक। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखो, मैं आपको बता देता हूं कि एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है कितना होता है, और इसके अलावा यहां पे राइट एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। जो एटमॉस्फेरिक एयर है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो कितना है? 159 मिलीमीटर मर्क्यूरिक। दिस इज सॉरी O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 0.3 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर। दिस इज द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एंड CO2 का। वहीं एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और CO2 का, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर। वहीं एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है राइट 40 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर। So you can compare the partial pressure of O2 in atmospheric air with the alveoli. You will see, you will get the answer कि यहाँ पे partial pressure of oxygen is 159 and here this is 104. It means this is the higher than this, right? तो partial pressure of oxygen in atmospheric will be higher than the alveolar air. Is that clear? वहीं जो partial pressure of CO2 है, partial pressure of CO2 is only 0.3 millimeter mercuric pressure, and if you see in alveolar air that is 40 millimeter mercuric pressure. You will get the answer then this pressure that is only 0.3 millimeter mercuric pressure, this is lower than the alveolar air. ये alveolar air से lower pressure है। Is that clear? तो यहाँ पे CO2 का pressure atmospheric air में as compared to alveoli will be less, but the pressure of oxygen, partial pressure of oxygen will be the higher than the alveolar air, right? You can see this data, right? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 पे आइए। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately of CO2 in the alveoli 4 ml CO2, right? तो 4 ml CO2 जो है ट्रांसपोर्ट होता है every 100 ml of deoxygenated blood में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस। तो सकस एंट्रिकस क्या है? सकस एंट्रिकस की बात करूं तो दिस इज कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट करते हैं उनको कलेक्टिवली कॉल्ड सकस एंट्रिकस। तो सकस एंट्रिकस बोलते हैं उनको, और वो एंजाइम कौन सा है जो कि इंटेस्टिनल जूस यानी कि सकस एंट्रिकस में प्रेजेंट नहीं है? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाइपेज इज प्रेजेंट इन सकस एंट्रिकस, माल्टेज भी सकस एंट्रिकस में होता है। न्यूक्लियेसिस इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि न्यूक्लियेसिस दिस इज द एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम है न्यूक्लियेसिस, तो यहाँ पे दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सकस एंटेरिकस। तो क्वेश्चन नंबर 76 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। न्यूक्लियोसाइडेज इज आल्सो द पार्ट ऑफ सकस एंटेरिकस, तो न्यूक्लियेसिस ही नहीं है सकस एंटेरिकस का पार्ट, जबकि बाकी सब है। तो 76 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पे आइए। इन द स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है जिसको आप HCl बोलते हैं, वो रिलीज होता है पैराइटल सेल से, इसको ऑक्सिंटिक सेल भी कहा जाता है। ऑक्सिंटिक सेल या पैराइटल सेल से HCl का सिक्रीशन होता है जो कि स्टोमक में pH लेवल को मेंटेन करता है, एंड दैट
Acidic pH is very essential for the activation of enzymes which digest the protein like pepsinogen. Is that clear? तो pepsinogen जैसे एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक pH रिक्वायर्ड होता है एंड दैट इज सीक्रेट फ्रॉम द parietal cells और द ऑक्सिंटिक सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टोमक. तो क्वेश्चन नंबर 77 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78 पे आइए. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन. इसमें से कौन सा टर्म ह्यूमन डेंटिशन को डिस्क्राइब करता है? ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टाइप ऑफ डेंटिशन होता है, सबसे पहले थिकोडेंट. थिकोडेंट का मतलब क्या है? आवर टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ. अगर हमारे दांत सॉकेट ऑफ जॉ के अंदर है, इट मींस सच काइंड ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड थिकोडोंट. अनदर टाइप ऑफ डेंटिशन इज डाइफाइडोंट. वी हैव डाइफाइडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन. इट मींस इन आवर लाइफ ट्वाइस, the appearance of the teeth will be twice. हमारी लाइफ में दो बार दांत आते हैं. वन इज मिल्की टीथ, अनदर इज परमानेंट टीथ. दैट यू कॉल डाइफाइडोंट डेंटिशन. इट मींस दैट इज ऑल्सो करेक्ट. हेट्रोडोंट. वी हैव 4 different types of teeth: incisor, canine, premolar and molar. If we have different types of teeth, it means the such kind of dentition we will call heterodont type of dentition. It means यहाँ पे thecodont, diphydont and heterodont, these 3 types of dentitions which are present in human being. It means question number 78 में second option will be right answer. क्वेश्चन नंबर 79 देखिए. सेलेक्ट द करेक्ट सेट विच शोज द नेम ऑफ द एंजाइम फ्रॉम वेयर इट इज सिक्रेटेड एंड सबस्ट्रेट अपॉन विच एक्ट्स इज. तो आपको यहाँ पे करेक्ट सेट ऑफ एंजाइम बताना है कि वो कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है. तो करेक्ट सेट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को देखिए. फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन गलत है. सिर्फ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन जो है स्टोमक वॉल में कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड. और गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन का सिक्रीशन होता है. और पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को. तो क्वेश्चन नंबर 79 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए. विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक जूस. तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस से रिगार्डिंग कौन से एंजाइम इनकरेक्ट है आपको ये बताना है. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन न्यूक्लियस, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये तीनों पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम है, बिल्कुल सही. सेकंड ऑप्शन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन. देखिए प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज और ट्रिप्सिनोजन ये दोनों करेक्ट है, लेकिन जो डाइपेप्टाइडेज यहाँ पे दिया है दिस इज इनकरेक्ट. डाइपेप्टाइडेज इज द एंजाइम ऑफ इंटेस्टिनल जूस. तो इंटेस्टाइन से निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस से इसका कोई लेना देना नहीं है. तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. इसने पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है. थर्ड ऑप्शन देखिए एमाइलोप्सिन, ये पैनक्रियाटिक जूस में होता है जिसको आप एमाइलेज कहते हैं. स्ट्रिप्सिन, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को स्ट्रिप्सिन बोला जाता है. ट्रिप्सिनोजन, ये भी पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स है. तो थर्ड इज करेक्ट. फोर्थ स्ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन एंड न्यूक्लियस, ये भी पैनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट है, तो ये भी सही है. जो सही नहीं है वो है डाइपेप्टाइडेज, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया है. और इसने आपसे पूछा कि सही कौन सा नहीं है. इट मीन सेकंड विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81. एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर कैन लीड टू इंडाइजेशन. अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है या वो ज़्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम करता है, तो उसके केस में इंडाइजेशन, यानी कि जिसको आप बदहजमी बोलते हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है. तो क्वेश्चन नंबर 81 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 82 देखिए. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फूड पाइप. आपको फूड पाइप, जिसको आप इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी है और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो पहला स्टेटमेंट दिया है, इट्स ओपनिंग इनटू स्टोमक इज गार्डेड बाय वॉलंटरी कार्डियक स्फिंक्टर. देखिए ये तो बात सही है कि जो ये ओपन होता है स्टोमक में और ये गार्डेड होता है कार्डियक स्फिंक्टर से. लेकिन यहाँ पे इसने कार्डियक स्फिंक्टर से पहले एक पॉइंट दिया वॉलंटरी. कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो इनवॉलंटरी होता है, वॉलंटरी नहीं होता है, यानी कि यही स्टेटमेंट गलत होगा. बाकी स्टेटमेंट्स भी हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, देखिए जो, क्योंकि वही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है. करेक्ट देखते हैं कैसे. सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए. इट ओपन्स अप इनटू कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक. हाँ बिल्कुल सही है, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक में ओपन होता है. इट पियर्सेस द डायफ्राम, ये डायफ्राम को पियर्स करता है, ये भी सही है. इट हैज टेकन बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स इन इट्स डिफरेंट पार्ट. इसके डिफरेंट पार्ट में स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स दोनों होती है. इसके एंटीरियर मोस्ट पार्ट में स्केलेटल मसल्स होती है और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में स्मूथ मसल्स होती है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82 का फर्स्ट ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इट मींस फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए. जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ व्हाट. जॉन्डिस क्या है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है. इसमें बाइल जूस का एक्युमुलेशन बढ़ जाता है गोल ब्लैडर के अंदर. इज दैट क्लियर? तो ये दैट इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. इट मींस दैट विल बी द डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 83 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए.
The protection of gastric mucosa from the excretion by the hydrochloric acid is done by, यानी कि यहाँ पे पूछा है कि जो गैस्ट्रिक मुकेसा है, गैस्ट्रिक मुकोसा का जो प्रोटेक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का पीएच जो होता है बहुत ही कम होता है, राइट। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इस स्ट्रॉन्ग एसिड से जो गैस्ट्रिक मुकोसा को कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड म्यूकस ऑफ द गैस्ट्रिक मुकोसा ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट म्यूकस फ्रॉम द from the HCl. Is that clear? तो क्वेश्चन नंबर 84 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पे ये, द एंजाइम दैट एक्ट ऑन लिवर इन्वर्ट शुगर एंड इज प्रेजेंट इन सकस एंट्रिकस, वो एंजाइम जो कि इन्वर्ट शुगर में प्रेजेंट होता है और वो सकस एंट्रिकस का पार्ट है, राइट। तो इन्वर्ट शुगर को ब्रेक डाउन करता है, सकस एंट्रिकस में होता है, दैट एंजाइम इज सुक्रेज। देखिए इन्वर्ट शुगर आप सुक्रोज को कहते हैं, सुक्रोज इन इन्वर्ट शुगर, और सुक्रोज को जो डाइजेस्ट करता है वो करता है सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज एंजाइम इंटेस्टिनल जूस में यानी कि सकस एंट्रिकस में निकलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 पे सुक्रेज विल बी राइट आंसर, यानी कि 85 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 पे ये, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स द मिसल्स गेट कोटेड विद प्रोटीन एंड आर कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। यू नो जो फैट एब्जॉर्प्शन होता है, फैट क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, राइट। वो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, फैट इंटेस्टाइन में जाके लैक्टियल, स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल एक पार्ट होता है, लैक्टियल में जाके एब्जॉर्ब होता है। लेकिन लैक्टियल में भी उसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक एंड दैट इज सराउंडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी सराउंडेड बाय द ए प्रोटीन लेयर, and after the surrounded by the protein layer, it form a complex structure that you call chylomicron. In the form of chylomicron, fat will be absorbed in the lacteal. So right answer of question number 86 will be second option, it means that will be the chylomicron. Question number 87 पे ये select the wrong match, आपको wrong match select करना है। पहला फर्स्ट ऑप्शन देखिए, डिफिसिएशन मेनली वॉलंटरी प्रोसेस। देखिए डिफिसिएशन जो होता है दैट इज द पासिंग ऑफ स्टूल या डिस्चार्ज ऑफ फीकल मैटर, दैट इज वॉलंटरी प्रोसेस, राइट, ये बिल्कुल सही है। डेग्लूटिनेशन जो है वो स्वेलोविंग है। स्वेलोविंग के लिए यानी कि वट एवर यू विल ईट एंड दैट विल मिक्स विद द सलाइवा एंड दैट फॉर्म बोलस एंड दैट विल एंटर्स इनटू द pharynx part or the oropharynx part, that process you call swallowing and that you also be known as deglutition। तो ये भी बिल्कुल सही है। लाइसोजाइम बैक्टीरियोसाइडल एजेंट, जो लाइसोजाइम होता है दैट ब्रेक डाउन दी बैक्टीरियल सेल वॉल एंड दैट किल दी बैक्टीरिया, इट मीन दैट इज बैक्टीरियोसाइडल एजेंट दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, यानी कि ये भी सही है। लेकिन आपको तो रोंग बताना है, रोंग कौन सा होगा, रेनिन, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे रेनिन दो टाइप के हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनिन, एक ये वाला रेनिन और दूसरा ये वाला रेनिन। तो यहाँ पे जो दिया है ये ऊपर वाला रेनिन दिया है, ये ऊपर वाला रेनिन डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। ये ऊपर वाला जो रेनिन है जिसमें एक रेनिन में डबल एन आता है और एक में सिंगल एन आता है। तो ये जो रेनिन है दिस इज द हार्मोन, दिस इज नॉट एंजाइम, और ये हार्मोन्स इज रिक्वायर्ड रास मैकेनिज्म। आपने पढ़ा होगा रास मैकेनिज्म, यानी कि जो कि जीएफआर रेट को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि किडनी के एक्सक्रीशन में ये अपना रोल प्ले करता है। लेकिन ये वाला जो रेनिन है जिसमें डबल एन आई एन है, ये एक एंजाइम है जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मिल्क प्रोटीन दैट यू कॉल्ड केसिन, केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में रेनिन हेल्प करता है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही दिया है कि रेनिन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत दी है, ये यहाँ पे एंजाइम की जगह हार्मोन मेंशन है। तो यहाँ पे 87 में फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 पे आइए। 88 में क्या दिया है, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू बोलस। व्हाटएवर यू विल ईट, राइट, जो भी आप खाते हैं दैट मे बी द ड्राई food and that may be the wet food and that will completely mix with the saliva. When you will take that in your mouth, that will completely mix with your saliva, and after the mixing with saliva, that food, that masticated food, that convert into the bolus and that bolus will pass to the alimentary canal, right? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 में that will be bolus, यानी कि bolus will be the right answer। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, What is the total number of diphyodont teeth found in human adult? देखिए human adult का आपने डेंटल फॉर्मूला पढ़ा होगा। What is the dental formula of human adult? Human adult का जो डेंटल फॉर्मूला है, हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है, right? See, listen carefully. तो जो डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन एडल्ट है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। डेंटल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ ही जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो ये क्वेश्चन
फ्रेम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला क्या है, डेंटल फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ। डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन अडल्ट, ह्यूमन अडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला है 2123/2123 मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल 32 टीथ होते हैं। यहाँ पे ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर एंड ये मोलर। अडल्ट में यहाँ पे मोलर है, अडल्ट में मोलर है, कितने मोलर है, 6 मोलर है, राइट। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 12 मोलर है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अपर जोमेट्री, ये लोअर जोमेट्री, अपर हाफ जो, लोअर हाफ जो, राइट। और उनको आप टोटल ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो टोटल 12 मोलर टीथ आर प्रेजेंट इन अडल्ट। लेकिन मैं अगर वहीं पे किसी चाइल्ड की मैं बात करूं, एक बच्चे का डेंटल फॉर्मूला जो होता है दैट इज 2120। एक बच्चे में प्री मोलर्स, ये जो लास्ट के 3 मोलर्स टीथ होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो वहां पे ये डेंटल फॉर्मूला आ जाता है। इज दैट क्लियर? 2102 यानी कि प्री मोलर टीथ एक बच्चे में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और 2 मोलर टीथ होते हैं, यानी कि एक बच्चे में हाफ जो में 3 टीथ एब्सेंट, कंप्लीट जो में 6 टीथ एंड 2 जोज में 12 टीथ। तो 32 एक अडल्ट में और चाइल्ड में टोटल कितने टीथ हुए? 32 में से 12 माइनस कर दीजिए, 20 टीथ। तो 20 टीथ ऐसे होते हैं, राइट, जो कि एक बार ही 20 टीथ ऐसे होते हैं जो डाइफाइडोन को शो करते हैं, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ 3 टीथ है जो लास्ट वाले ये एक ही बार निकलते हैं, दोबारा नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे 20 विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्शन ऑफ टाइलिन इज, टाइलिन के एक्शन के लिए ऑप्टिमम पीएच, टाइलिन किसको बोलते हैं आप? सैलिवरी अमाइलेज को बोलते हैं। एंड दैट सैलिवरी अमाइलेज और द टाइलिन एक्ट ऑन कुक्ड स्टार्च, जो कुक्ड स्टार्च होता है उस पे टाइलिन काम करता है, सैलिवरी अमाइलेज भी बोलते हैं इसको। और इसकी एक्शन के लिए 6.8 पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सेकंड ऑप्शन विल राइट आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।